हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। और आज से देखिए आप सभी की प्रधान शिक्षक की डीएलएड की टेस्ट शुरू हो रही है नए बैच की, और जिसमें हम लोग आज देखेंगे 75 प्रश्न। जी हाँ, 75 प्रश्न ही आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा। 75 सवालों का जो 8 यूनिट से है वो 8 यूनिट से आप लोग को पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये डीएलएड का 75 प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। पूरा आपको देखना है, 75 सवाल को देखना है, और एक बार नहीं, कम से कम 2 से 3 बार इसको रिवीजन भी करना है। ठीक है, कम से कम डीएलएड का हम यहाँ पर आप सभी को 50 टेस्ट करवा देंगे, और 50 टेस्ट लगभग समान अध्ययन का भी हम करवा देंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा फोकस आपका रहेगा डीएलएड पर, क्योंकि डीएलएड थोड़ा सा कठिन होता है और डीएलएड से लोग भागते हैं। समान अध्ययन तो लोग पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी समान अध्ययन की भी टेस्ट आप सभी की चलेगी। आज होगा टेस्ट नंबर आपका पहला। सारे जितने सवाल है दोस्तों, इसको आपको क्या करना है, रट लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि सभी का जो आंसर है, बहुत सारे लोग का कहना था सर क्वेश्चन के बगल में ही दे दिया जाए, तो मैंने दे दिया हूँ। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे ग्रुप में, और वहाँ से अगर आप हमारे यहाँ जुड़ना चाहते हैं डेली नोट्स पीडीएफ लाइव क्लासेस के लिए, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां आपको डेली लाइव क्लास है, उसके अलावा पीडीएफ नोट्स भी आपको उपलब्ध होते रहेगा। ठीक है, इस नंबर पे आपको आना। और इसमें आपको अभी जुड़ने के लिए जो हमारे नए शिक्षक जुड़ेंगे इसमें, तो उनके लिए 399 इसमें चार्ज लगेगा, और जो पुराने लोग इसमें हमारे यहाँ पहले से जुड़े हुए हैं, अगर नए बैच में जुड़ना चाहते हैं तो मात्र उनको 201 पे करना होगा। उसके बाद ही दोस्तों आपको नए ग्रुप में जोड़ा जाएगा, वहां पर आपको सारे पीडीएफ आपको मिलते रहेगा। ठीक है, तो ये है आपका, इसी नंबर पे आपको ऑनलाइन पे करना होगा, फोन पे, गूगल पे के माध्यम से, और जो भी पे करेंगे तो इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप हमें कर दीजिएगा, वहां से आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। और पहला सवाल देखिएगा, और इसका आप लोग अपना आंसर देने का प्रयास करना है। ठीक है, फर्स्ट का आंसर क्या होगा बताइएगा। कह रहा है कि सृजनात्मक व्यक्ति में होते हैं, बताइए सृजनात्मक व्यक्ति में दोस्तों क्या होते हैं ना। सेट नंबर आपका पहला है, यानी कि टेस्ट नंबर फर्स्ट है। तो सृजनात्मक व्यक्ति में क्या होते हैं, जल्दी से आपको यहां पर बताना है। ठीक है, पहला सवाल है, 1 घंटे की टेस्ट होगी, जिसमें 75 सवाल आप लोग को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो थोड़ा सा फास्ट चलना है, क्योंकि 75 सवाल हमको पूरा करना है। ठीक है, चलिए, तो पहला का आंसर क्या होगा। सृजनात्मक व्यक्ति में होते हैं तत्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता, समस्या की व्याख्या करने की क्षमता, या दूसरे के विचारों को यथावत स्वीकार करना। तो सी नंबर ऑप्शन दोस्तों आपको बिल्कुल गलत है, क्योंकि यथावत स्वीकार कर लेना तो वो सृजनात्मक व्यक्ति का लक्षण नहीं है ना। सृजनात्मक व्यक्ति का ये लक्षण होना चाहिए कि तत्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता होनी चाहिए आपको। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्वेश्चन 1 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, आपका बिल्कुल सही है ना, और डी नंबर तो आपका होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये नंबर आपका यहाँ से सही हो जाएगा। फटाफट आप लोग भी अपना अपना कमेंट करते चलना है और देखते चलना है। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्टैटिक्स शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। स्टैटिस्टिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, लैटिन भाषा के स्टैट से, या जर्मन भाषा के स्टैटिस्टिक्स से, या फिर इटालियन भाषा के स्टैटिस्टिक्स से। क्या होगा, सेकेंड का आंसर क्या होगा। तो देखिए स्टैटिस्टिक्स जो है शब्द दोस्तों, इसकी जो उत्पत्ति हुई है, ये लैटिन, जर्मन और इटालियन, ये सभी यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर दिया गया है ना। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 3। ये देखिए टेस्ट जो बनाए हैं, इसको याद करने में काफ़ी सहूलियत होगा बहुत सारे लोग के लिए, है ना। तो इसीलिए क्वेश्चन का आंसर ही आप लोग को बगल में दे दिया गया है। वर्ग सीमाएं कितने प्रकार की होती है, जल्दी से बताइएगा, 1, 2, 3 या 4। तो वर्ग सीमाएं जो होती है दोस्तों कितने प्रकार की होती है, ये होती है आपको 2 प्रकार की, है ना। वर्ग सीमाएं 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4 नंबर, कि फ्रायड के अनुसार किसी बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु कितनी होती है, बताइए, है ना। फ्रायड के अनुसार, है ना, सिगमंड फ्रायड का नाम सुने होंगे आप लोग, तो उसके अनुसार बच्चों में समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है, उसकी जो सर्वोत्तम आयु होती है वो होती है आपको 12 वर्ष। ठीक है, समाजीकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु 12 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर
5 नंबर सवाल देखना है। प्रश्न कह रहा है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में किसी बच्चे के सामाजिक मूल्यों और सामाजिक प्रतिमानों को सीखने की संभावना निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? बच्चे की शारीरिक बुद्धि पर, या बच्चे के साथी समूह पर, या बच्चे के घर के पास स्थित मंदिर पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। 5 का आंसर क्या होगा? तो 5 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर, बच्चे के साथी समूह पर हो जाएगा। समाजीकरण की प्रक्रिया में किसी बच्चे के सामाजिक मूल्यों और सामाजिक प्रतिमानों को सीखने की संभावना निर्भर करती है बच्चे के साथी समूह पर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रतिद्वंदता, है ना, प्रश्न है कि प्रतिद्वंदता समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। तो शैशवावस्था को, या बाल्यावस्था को, या किशोरावस्था को, या प्रौढ़ावस्था को। ठीक है, और ये सारे मैंने कई बार आप लोग को बता चुका हूँ। शैशवावस्था की उम्र भी आप ध्यान में रखना है, बाल्यावस्था की उम्र भी, किशोरावस्था का भी और प्रौढ़ावस्था का भी। ठीक है, ये आपको भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिद्वंदता समाजीकरण की अवस्था किसको कह सकते हैं? तो ये कहा जाता है दोस्तों आपको बाल्यावस्था को, है ना, बाल्यावस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7 नंबर सवाल कह रहा है कि व्याख्यान तकनीक के विषय में शिक्षाविदों का विचार है। तो व्याख्यान तकनीक के विषय में शिक्षाविदों का क्या विचार है दोस्तों, ये बताइए आप। ठीक है, शिक्षाविद का क्या विचार है? इसका उपयोग आधुनिक शिक्षा में न्यूनतम है, यह अधिगम में वृद्धि हेतु आवश्यक साधन है, इसका प्रेरणात्मक उपयोग नगण्य है, या फिर इसका प्रयोग एकांकी रूप में उत्तम है। 7 का आंसर हो जाएगा, इसका प्रेरणात्मक उपयोग नगण्य है ना। व्याख्यान तकनीक के विषय में शिक्षाविदों का विचार। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8 नंबर सवाल है कि आप अपनी कक्षा के किसी बालक को पढ़ाने हेतु उसे प्रेरित करने का कौन सा तरीका उपयुक्त मानते हैं? बताइए, है ना। अपनी कक्षा के किसी बालक को पढ़ाने हेतु उसे प्रेरित करने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा आप मानते हैं? तो सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए भाई साहब? बालक के आत्मसम्मान को सुरक्षित करना, या फिर उसकी प्रशंसा दूसरे बालकों के समक्ष करना, उसे सकारात्मक प्रलोभन देना, या फिर उसे सकारात्मक प्रलोभन देना। देखिए दो ऑप्शन यहाँ पर दे दिया है ना, ये दोनों आपको सेम दे दिया है। इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। आप अपनी कक्षा के किसी बालक को पढ़ाने हेतु उसे प्रेरित करने का कौन सा तरीका उपयुक्त मानते हैं? ठीक है, देखिए इसका आंसर जो सी और डी दोनों हो जाएगा, है ना, क्योंकि बच्चे को ना आत्मसम्मान की सुरक्षित करना तो ये ठीक है, दूसरे बच्चों के सामने प्रशंसा समक्ष करना ये भी मतलब प्रेरित करने के लिए अच्छा नहीं है ना। उसे सकारात्मक प्रलोभन, इसके जगह पर कुछ और ऑप्शन यहाँ पर हो सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर डी दिया गया है वो ठीक ही है ना। ऑप्शन के हिसाब से डी नंबर ठीक है, लेकिन देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों ऑप्शन चेंज भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, जो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है आपके एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो चेंज भी कर देता है कभी कभी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9 नंबर सवाल है कि कोई बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्तियां विकसित होती है, अनेक रूप में, निश्चित रूप में, गुणात्मक दृष्टि से, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, है ना। कोई बालक जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसमें रुचि संबंधी जो प्रवृत्तियां हैं वो विकसित होती है, निश्चित रूप में विकसित होती है कि नहीं? निश्चित रूप में, अनेक रूप नहीं इसको कहते हैं, इसको निश्चित रूप में विकसित होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 10 नंबर सवाल देखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि किसी बालक के व्यवहार के निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार उत्तम है? बताइए, किसी बालक के व्यवहार के निर्धारण के संदर्भ में कौन सा व्यवहार उत्तम है? तो देखिएगा ऑप्शन,
कौन सा व्यवहार उत्तम है? जब बालक के सम्मुख अनेक प्रेरक हो तो उनमें से कुछ अधिक प्रभावी होते हैं, या प्रत्येक बालक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अधिक से अधिक प्रयास करता है, या जब बालक के सम्मुख अनेक लक्ष्य हो तो उसके लिए सभी लक्ष्य समान होते हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा? बहुत सारे लोग ऑप्शन नंबर डी मार रहे हैं, है ना। तो किसी उत्तम पूछ रहा था ना, कौन सा व्यवहार उत्तम है, यानी कि कोई ऑप्शन एक ही होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जब बालक के सम्मुख अनेक प्रेरक हो तो उनमें से कुछ अधिक प्रभावी होते हैं, ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर है आपका 11 नंबर। 11 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सत्य है? ऑप्शन है कि सभी प्रकार के व्यवहार आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं, सभी प्रकार के व्यवहार आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं। देखिए आपको आंसर नहीं देखना है ना, आंसर को बाद में देखना है, ठीक है। आंसर देख लीजिएगा तो फिर गड़बड़ मामला हो जाएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन कह रहा है कि सभी प्रकार के व्यवहार आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं। जब प्रेरणा समाप्त हो जाती है तब अनुशासन की समस्या सामने आती है। अनुशासन किसी भी प्रकार की प्रेरणा का नकारात्मक स्वरूप है। और डी नंबर है कि प्रत्येक स्थिति में बालकों को नियमों के पालन करने की अनुभूति आवश्यक है। इसमें से आंसर क्या होगा? कौन सा वाक्य यहां पर सत्य पूछ रहा था? प्रेरणा समाप्त हो जाती है तब अनुशासन की समस्या आती है, ऐसा नहीं है। सभी प्रकार के व्यवहार आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, सभी प्रकार के व्यवहार आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। अनुशासन जो है किसी भी प्रकार की प्रेरणा का नकारात्मक स्वरूप है, ये ठीक है। प्रत्येक स्थिति में बालकों के नियमों के पालन करने की अनुभूति आवश्यक है। देखिए इसका आंसर जो होना चाहिए ना, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ठीक है। सी नंबर कुछ ज़्यादा सही नहीं लग रहा है हमें, डी नंबर होना चाहिए। आपके अनुसार क्या होना चाहिए अभी अपना बताते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 12 नंबर। कह रहा है कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की जो प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? अधिगम, कार्य, खेल, प्रेरणा, इसको कहा जाता है प्रेरणा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13 नंबर। 13 नंबर सवाल कह रहा है कि आप अपनी कक्षा के बालकों की सामाजिक, शारीरिक और संवेगात्मक विकास करना चाहते हैं। निम्न में से आप किसका चुनाव करेंगे? बताइए, आप किसका चुनाव करेंगे? आप कक्षा को बंद कर सभी बच्चों को उनके घर भेज देंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं करना है। बच्चों को विभिन्न प्रकार की खेल प्रक्रिया सिखाएंगे, ठीक है। बच्चों को कक्षा में चुपचाप बैठकर पढ़ने को कहेंगे नहीं, ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। देखिए यहां से निकल के आया बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका सवाल नंबर 14 नंबर, है ना। आप लोग अपना अपना कमेंट करते चलना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? बताइए। समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व जो है दोस्तों, वो कौन से हो जाएंगे? तो आवश्यक तत्व हो जाएंगे हमारे परिवार और हमारे आस पड़ोस, ठीक है। आवश्यक तत्व हमारे यही माने जाएंगे। उसके बाद तो गांव शहर हैं ही, लेकिन जो सबसे आवश्यक है हमारा परिवार और पड़ोस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15 नंबर। 15 नंबर सवाल कह रहा है कि किसी बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला मुख्य घटक कौन सा है? बताइए। किसी बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला मुख्य घटक आपको बताना है। शारीरिक बनावट और स्वास्थ्य, परिवार, सामाजिक आर्थिक स्तर, उपयुक्त सभी, है ना। इसमें तो किसी का दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, कि कोई भी जो बच्चे हैं उसका सामाजिकरण प्रक्रिया को ये सारे चीज़ प्रभावित करते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 16 नंबर। 16 नंबर सवाल कह रहा है कि एक शिक्षक के रूप में आप क्यों आवश्यक मानते हैं कि अध्यापक को अपने छात्रों को प्यार करना चाहिए? ठीक है, एक शिक्षक के रूप में आप क्यों आवश्यक मानते हैं कि अध्यापक को अपने छात्रों को प्यार करना चाहिए? बिल्कुल सही बात है
है ना, अपने छात्रों को प्यार करना चाहिए, है ना, प्यार से पढ़ाना चाहिए। तो ये क्यों जरूरी है? जिससे छात्र उसे प्यार कर सके, जिससे विद्यालय में शांति रहे, जिससे अध्यापक एवं छात्रों में मधुर संबंध बने रहे, इससे अध्यापक एवं छात्र लड़ेंगे नहीं। क्या हो जाएगा 16 का सी नंबर। देखिए बिल्कुल सही लग रहा है आपका, और सी ही इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 17 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि आप छात्रों के लिए खेल कूद की क्रियाओं में भाग लेना क्यों आवश्यक समझते हैं। देखिए कल से एक चीज करेंगे ना कि यहाँ पर से हम आंसर को हटा देंगे, है ना। आंसर दिख जाता है तो फिर टेस्ट देने का मजा ही नहीं आता है कि नहीं। तो आंसर तो देंगे आप लोग को, पीडीएफ में हम दे देंगे, लेकिन जो ये वीडियो है, वीडियो में आंसर यहाँ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हमको मेहनत लगेगा, क्योंकि आंसर दिख जाता है फिर टेस्ट देने में मजे नहीं आता है ना, आंसर पे ध्यान चला जाता है सब लोग को, ठीक है। तो इसको हम कल थोड़ा सा मेहनत लगेगा हमको, है ना। तो फिर भी हम इसको आंसर को हम हटा देंगे वीडियो से, और वो पीडीएफ में हम आप लोग को दे देंगे, ठीक है। कैसा रहेगा? ठीक रहेगा ना, क्योंकि आंसर दिख जाता है फिर मज़ा नहीं आता है दोस्तों, ठीक है। आज बार इसको देख लीजिए, कल से फिर हम इसको चेंज कर देंगे। तो आप छात्रों के लिए खेलकूद की क्रियाओं में भाग लेना क्यों आवश्यक समझते हैं? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि इससे वह अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास कर सकेंगे, इससे उनमें उचित संवेगों का विकास होगा। यह क्रियाएं छात्रों का शारीरिक विकास उचित ढंग से कर सकेगा, इसीलिए खेलकूद में भाग लेना जरूरी है। अगला प्रश्न है, आज थोड़ा मैं चलता हूं फास्ट, कल से इसको मैं हटा दूंगा। 18 प्रश्न कह रहा है कि आप जिस विद्यालय में कार्य करना चाहते हैं उसमें सुधार लाने हेतु आप वरीयता क्रम में किस पर ध्यान देंगे? तो किस पर ध्यान दीजिएगा? तो अध्यापकों को पढ़ाने पर ध्यान देंगे, ठीक है। अध्यापकों के पढ़ाने पर ध्यान देंगे। सी नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्यालय भवन को सुसज्जित करेंगे नहीं, वातावरण भी गलत है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि संवेग किसी व्यक्ति की एक दशा है। बताइए, संवेग के बारे में बताया था ना, इमोशन के बारे में। तो संवेग क्या होता है? एक धनात्मक दशा है, या ऋणात्मक है, या जटिल है, या मुलायम है? बहुत सारे लोग इसमें धनात्मक मारेंगे, जो गलत है ना। एक जटिल प्रक्रिया इसको माना जाता है संवेग। 20 नंबर सवाल है कि किसी बालक के आवेशित होने की दशा क्या है? संवेग, संज्ञान, अधिगम, इनमें से सभी। तो क्या होगा? देखिए आवेशित होने का मतलब है ना, कि ये कौन सी दशा है? संवेग, यानी कि इमोशन, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21 नंबर। 21 सवाल कह रहा है दोस्तों कि प्रश्न है कि विकासात्मक संवेग के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत बढ़िया सवाल है। तो विकासात्मक संवेग सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? 21 का हो जाएगा आपका ब्रिजेज के द्वारा, है ना। ब्रिजेज महोदय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर। 22 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? नहीं पूछ रहा था, है ना। कौन सा यहाँ पर संबंध नहीं है, ये आप बताइएगा। तो सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। ऑप्शन है कि सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ये तो ठीक है। शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर, ये भी सही है। अगला है कि संगीत की आवश्यकता, ये भी ठीक है। ए नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर। 23 सवाल कह रहा है कि संवेग के संबंध में मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। बताइए, संवेग के संबंध में मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है 10, 11, 14 या 20? कितनी होती है? तो संवेग के संबंध में जो मूल प्रवृत्तियां होती है वो 14 होती है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है 24 नंबर की संवेग किसी बालक में पैदा कर सकता है? संवेग किसी बालक में पैदा कर सकता है, क्या पैदा करेगा भाई संवेग, है ना। तो सफलता की भावना, या प्रेरणा की भावना, रुचि की भावना। 24 का हो जाएगा आपका डी नंबर, इनमें से सभी, प्रेरणा की भावना भी, सफलता भी, रुचि भी आपका, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 25 नंबर। कह रहा है कि किस आयु वर्ग के शिशु संवेगों का वातावरण का प्रभाव पड़ना शुरू होता है ना। कल से हम इस आंसर को यहाँ से गायब कर देंगे और पीडीएफ में आप सभी को आंसर दे दिया जाएगा, ठीक है, ताकि पीडीएफ को याद करने में अच्छा रहेगा
और वीडियो में आंसर दिख जाता है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, टेस्ट देने का फिर मज़ा ही नहीं आता है कि नहीं, ध्यान चला जाता है आंसर पे। ठीक है, तो कल से उसको गायब कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। करा किस आयु वर्ग के शिशु के संवेगों पर वातावरण का प्रभाव पड़ना शुरू होता है, तो ये बताइएगा वातावरण का प्रभाव कब से शुरू हो जाता है, तो 5 से 6 साल में दोस्तों पढ़ना शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर। प्रश्न है कि किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। ये कथन किसका है भाई, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम विकसित होता है ना। एक छोटा बच्चा भी होता है तो थोड़ा सा डर जाता है, ठीक है, और प्रेम वो भी मम्मी पापा से शुरू तो प्रेम करता है, फिर सभी लोगों से प्रेम करता है ना। तो ये सबसे पहले होता है। तो ये कथन किसका है, ये कहे थे कौन, तो ये कहे थे आपको वाटसन। ठीक है, ये वाटसन महोदय का कथन है। और अगला प्रश्न है 27 नंबर। कह रहा है कि बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने कौन सी विधि को अपनाया है, बताइए। बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे महोदय ने कौन सी विधि को अपनाया है। 27 का क्या होगा, 27 का हो जाएगा साक्षात्कार विधि, तार्किक विधि, जांच पड़ताल विधि या फिर उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा साक्षात्कार विधि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न चलिए वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक तो कर दीजिए, जितने लोग देख रहे हैं तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। कह रहा है कि निमोनिक्स एक ऐसी समूह रचना है जो, बताइए निमोनिक्स के बारे में, है ना, कैसी समूह रचना है, कैसी व्यू रचना है दोस्तों। न्यूमोनिक्स एक ऐसी व्यू रचना है जो स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने की सहायता करती है। 28 का क्या होगा, तो बिल्कुल आंसर आपका ए हो जाएगा, न्यूमोनिक्स। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं 29 नंबर, फटाफट जवाब दीजिए। प्रश्न है कि बालक के व्यवहार के अध्ययन में निम्नलिखित में से किस विधि में बालक के माता पिता, भाई बहन एवं शिक्षकों से जानकारी प्राप्त करती है ना। जितना जल्दी हो सके आप जवाब दीजिए। बालक के व्यवहार के अध्ययन में किस विधि में बालक के माता पिता, भाई बहन, शिक्षकों से जानकारी प्राप्त की जाती है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों वैयक्तिक इतिहास विधि। ठीक है, इसको कहते हैं वैयक्तिक इतिहास विधि, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 30 नंबर। प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है, जल्दी से बताइए, ऑप्शन पढ़िए। तो 30 का हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का उम्र कितना होता है, जल्दी से बताइएगा, है ना। मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, इंद्रिय जनित, सभी चीज आप लोग को कई बार बताया गया है जब थ्योरी पढ़ाए थे, है ना। थ्योरी वाला आपको मतलब कि PDF भेज दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है, वो आप लोग पढ़ते रहिएगा। कार्य वैगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं, जल्दी से बताइए। साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब बनते हैं, काफी बढ़िया सवाल है ना। तो सक्रिय सदस्य जो बन जाते हैं वो किशोरावस्था में बनते हैं ना, 12 से 18 साल में। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर। प्रश्न है कि पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है। तो इसको कहा जाता है सातवीकरण, है ना, इसको कहते हैं सातवीकरण, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 33 नंबर। कह रहा है किसी बालक में संवेग आवश्यक है क्योंकि, संवेग आवश्यक क्यों है भाई, और जल्दी से ऑप्शन पढ़िए, जवाब दीजिए। क्योंकि जो संवेग होता है ना वो बालक की उद्दीप्त अवस्था है, ठीक है, जो किसी उद्दीप्त के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की जाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर। कह रहा है किसी शिशु में सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होने वाला संवेग कौन सा है। सबसे पहले सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होने वाला जो संवेग है
वो क्या होगा? तो सामान्य उत्तेजना, है ना, सामान्य उत्तेजना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 35 नंबर। 35 कह रहा है दोस्तों कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? बताइए। संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है दोस्तों आपका वुडवर्थ का, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वुडवर्थ का। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर। कह रहा है किसी बालक के संवेगात्मक अनुभवों के विश्लेषण हेतु उपयुक्त तरीका क्या है? बताइए। किसी बालक के संवेगात्मक अनुभवों के विश्लेषण हेतु उपयुक्त तरीका क्या है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको उद्दीपकों की प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से क्या एक संवेग नहीं है? कौन सा संवेग नहीं है? जल्दी से आपको ऑप्शन पढ़ना है, जवाब देना है। क्रोध देखिए आपका संवेग आता है, भूख संवेग है, भय संवेग है, पलायन संवेग नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 38 नंबर। कह रहा है पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा संवेग की तीव्रता होती है। पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा संवेग की तीव्रता होती है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों न ही कम, न ही अधिक और न ही बराबर, कुछ कह नहीं सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि संवेगों का दिशा में महत्व नहीं है। संवेगों का दिशा में महत्व नहीं है, ये बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही है। थर्टी 39 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बालकों को बचाने में, है ना, बालकों को बचाने में संवेगों की शिक्षा में महत्व नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 40 नंबर। जिन पियाजे कहाँ के निवासी थे? जल्दी से बताइए। जिन पियाजे कहाँ के थे? तो जिन पियाजे न ही स्कॉटलैंड, न ही इंग्लैंड और न ही ग्रीनलैंड, स्विट्जरलैंड के थे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 41 नंबर कि जिन पियाजे ने बच्चों के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाओं की पहचान की है? न ही एक होगा और न ही दो होगा और न ही तीन होगा, आंसर होगा 4 अवस्थाओं की पहचान की है। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर। 42 नंबर सवाल है कि निम्न में से किसने नैतिक बुद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है? नैतिक बुद्धि की अवस्थाओं, तो ये प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति न ही पियाजे हैं, न ही स्किनर है और न ही एरिक्सन है, कोहलबर्ग हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा कोहलबर्ग। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर। प्रश्न है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, किसका कथन है? आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको पियाजे का यह कथन है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 44 नंबर। निम्न में से यह कथन किसका है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है? तो ये कथन दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिन पियाजे का, ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 45 नंबर की किसने बच्चों की अंतः क्रियाओं को, है ना, उनके विकास का मूल आधार माना है? पैंतालीस का आपका आंसर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की ने ही बच्चों की अंतः क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 46। किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 47 नंबर।
आप एक शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर किसी विद्यालय में जाते हैं। आप विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने के लिए किस क्षेत्र का चुनाव करेंगे? तो स्कूल में जाते हैं तो हम शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र का चुनाव करेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर। प्रश्न है कि संज्ञान का एक प्रमुख तत्व कौन सा नहीं है? तो संज्ञान का जो नहीं पूछ रहा है दोस्तों, तो समस्या इसका प्रमुख तत्व नहीं है, ज्ञान इसका है, अनुप्रयोग और विश्लेषण भी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 49 नंबर। संज्ञानवादी पद्धति के प्रणेता निम्न में से कौन है? तो संज्ञानवादी पद्धति के प्रणेता पियाजे और ब्रूनर हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 50 नंबर। संज्ञान में अनुप्रयोग का महत्व विशेष है क्योंकि यह आवश्यक है। बताइए, संज्ञान में अनुप्रयोग का महत्व विशेष है क्योंकि यह आवश्यक है। क्या होगा आंसर? तो बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करने में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 51 नंबर। प्रश्न है कि संज्ञान का सामान्य बोलचाल में अर्थ क्या है? सामान्य बोलचाल में अर्थ। तो सामान्य बोलचाल में इसका अर्थ होता है दोस्तों जानना, है ना। संज्ञान लेना मतलब जानना। अगला प्रश्न है आपका 52 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास को किसने जाननिक ज्ञान मीमांसा के रूप में स्वीकार किया है? किसने स्वीकार किया है? तो आंसर हो जाएगा जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 53 नंबर। प्रश्न है कि पढ़ते समय बच्चे आपसे प्रश्न करते हैं तो आप उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करेंगे? जल्दी से पढ़िए और जवाब दीजिए। तो पढ़ते समय बच्चे आपसे प्रश्न करते हैं तो आप उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे? तो आप उन सभी प्रश्नों को स्वीकार कर लेंगे जो संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। अगला प्रश्न है आपका 54 नंबर। 54 नंबर सवाल है कि आप छात्रों को पढ़ा रहे हैं एवं छात्र आपस में बातें कर रहे हैं तथा पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे? तो इसका मतलब यही है कि आप सोचेंगे कि कहीं आपके पढ़ाने में तो गलती नहीं है, इसीलिए बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं, है ना। रुचि नहीं लेने का मतलब है कि आपके पढ़ाने में गड़बड़ी हो रही है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 55 नंबर। 55 नंबर सवाल है कि शिक्षकों को सतत शिक्षा में क्या लाभ होता है? शिक्षकों को सतत शिक्षा से क्या लाभ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अध्यापक नवीनतम ज्ञान को समझने में समर्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 56 नंबर। प्रश्न है कि प्रौढ़ शिक्षा का अधिकार किसे सौंपना चाहिए? प्रौढ़ शिक्षा का अधिकार किसे सौंपना चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? सरकारी एवं निजी तंत्र को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 57 नंबर। 57 प्रश्न कह रहा है कि बच्चों के विकास में संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया था? निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया गया था आपको जीन पियाजे महोदय के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका 58 नंबर। 58 सवाल है कि जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में
संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? संज्ञानात्मक परिपक्वता 58 का आंसर हो जाएगा आपका 6 वर्ष। 6 वर्ष तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। अगला है 59 नंबर, कह रहा बच्चों में आधारहीन आत्म चेतनावस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? फिफ्टी 59 का हो जाएगा आपका किशोरावस्था से। अगला प्रश्न है 60 नंबर। 60 नंबर सवाल कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और उसके बाद ऑप्शन को पढ़िए और जवाब दीजिए। तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान हमारे समाज का होता है, ठीक है। समाज का भी होता है, परिवार का भी योगदान होता है, लेकिन समाज का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न देखिएगा 61 नंबर। 61 सवाल है कि पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है? पूर्व माध्यमिक, तो कार्यात्मक क्रिया का जो स्वरूप है दोस्तों, आंसर हो जाएगा मिट्टी के खिलौने को 2 भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना। अगला प्रश्न है 62 नंबर। 62 नंबर कह रहा है कि आप अपनी कक्षा के बच्चों के बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं, इसके लिए आप किसका चुनाव करेंगे? क्या होगा आंसर? तो बच्चों के समझ जो भी समस्या आती है, ठीक है, उसको सुलझाने में उसको मदद करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 63 नंबर। 63 कह रहा है कि अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। तो अधिगम जो है दोस्तों वो क्या चलने वाली? जीवन पर्यंत चलते रहता है ना, कि वृद्धावस्था तक चलता है, जीवन पर्यंत चलते रहता है, जब से जन्म होता है तब से मृत्यु तक। ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका 64 नंबर। 64 प्रश्न कह रहा है कि अधिगम का कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम को विभिन्न अंगों के एकीकरण पर जोर देता है? तो वो कौन सा सिद्धांत है? सिद्धांत हो जाएगा आपका गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका 65 नंबर। कह रहा है कि अंतर्दृष्टि अथवा सूझबूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की देन है। बिल्कुल सही है। यह सिद्धांत किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो ये जो उपयोगी है अंतर्दृष्टि सूझबूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत, ये है तीव्र बुद्धि बालकों के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 66 नंबर। प्रश्न है कि अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में बालकों की त्रुटियों का पता लगाने के लिए शिक्षक को अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की जानकारी आवश्यक है। कौन अधिगम को प्रभावित करने वाला एक कारक है? तो अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक क्या हो जाएगा? पुरस्कार और दंड, अभिप्रेरणा, उचित वातावरण, सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। अगला प्रश्न है 67 नंबर। अधिगम की प्रक्रिया विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। कौन अधिगम को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? बताइए। अधिगम को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक, तो शारीरिक बुद्धि एवं विकास, ये तो आपको आंतरिक कारक हो जाएगा। अभिप्रेरणा भी आंतरिक हो जाएगा। हमारा जो वातावरण है दोस्तों, ये आपका बाह्य कारक है कि नहीं? अगला प्रश्न है 68 नंबर। 68 नंबर सवाल कह रहा है कि वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, ठीक है। वर्तमान समय में जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देते हैं। कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है वो बताइएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है बालक को केवल, जहां केवल शब्द आए दोस्तों ऑप्शन नंबर गलत हो जाता है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर।
अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 69। प्रश्न है 69 दोस्तों, यहाँ पर 69 यहाँ पर मिट गया है। कह रहा है कि आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होनी चाहिए? तो बालक की शिक्षा किस पर आधारित होनी चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो बालक के आर्थिक स्तर पर होगा, गलत बात है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। डी नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही। तो बालक की मूल प्रवृत्ति, प्रेरणा और संवेग पर। अगला प्रश्न है दोस्तों 70 नंबर। प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा के संदर्भ समर्थक के तौर पर आपके अनुसार किसका महत्व सर्वाधिक है? बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर, है ना, किसका महत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक महत्व किसका है? शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है। शिक्षक कितना ज्ञानी और आकर्षक है, ये गलत है। शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक भव्य दशा देता है, ये भी गलत है। शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, हाँ ना, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 71 नंबर। 71 सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है, जवाब दीजिए। प्रश्न है कि प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत किस बात का ध्यान रखा जाता है? प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत किस बात का ध्यान रखा जाता है? तो प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 72 नंबर। 72 कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा बालक में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है 73 नंबर। प्रश्न है कि अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अनुसार, ये सब कई बार आप लोग को बता दिए हैं, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, है ना। कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलतियां कर सकता है, किंतु बार बार किए गए प्रयासों के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जल्दी से बताइए। आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 74 नंबर। 74 है कि निम्नलिखित में से अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उस अपने समय रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। कथन किसका है 74 का? ट्वेंटी 24 का हो जाएगा दोस्तों अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 75 नंबर। प्रश्न है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। जितने प्रश्न थे ना इसमें काफ़ी बढ़िया बढ़िया प्रश्न था। कुछ सिद्धांत से भी था, कुछ कथन से भी था और कुछ तर्क शक्ति वाला भी था, कुछ याद करने वाला भी था। ठीक है, लगभग 8 यूनिट से कोशिश किया जा रहा है कि टच किया जाए, है ना। हर एक यूनिट को टच करना चाहिए। ठीक है, हर एक यूनिट से क्वेश्चन आप लोग को करवाया जाए। ठीक है, चलिए अगला दिन से हम क्या करेंगे, ये जो आंसर दिया गया है इसको हम यहाँ से हटा देंगे और आपको PDF में हम आंसर दे देंगे। ठीक है, वीडियो में आंसर हटा देंगे। इसका आंसर क्या होगा? सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है भाई साहब, कथन हो जाएगा आपका वुडवर्थ का, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये रहा आज का क्लास। कैसा लगा आप सभी को? न्यू बैच आपकी आज से शुरू हो गई है। आज तारीख है आपका 6 तारीख था ना, आज 6 तारीख से आपकी न्यू बैच शुरू हो गई है। और डेली जो क्लास होती है दोस्तों वो रात में आपकी 9 बजे से क्लास होती है। और जिसमें अगर आप जुड़ना है इसमें PDF नोट्स मिल जाएगा, डेली लाइव क्लास मिल जाएगा। हमारे नए शिक्षक अगर इसमें अभी तक नहीं जुड़े हैं तो मात्र 399 रुपये उनको पे करना होगा। और जो पुराने शिक्षक अगर फिर से रिवीजन करना चाहते हैं, फिर से टेस्ट लेना चाहते हैं
है ना, क्योंकि ये सारे नए टेस्ट हैं, है ना। तो इसमें मात्र आपको 201 रुपया चार्ज लगेगा और ऑनलाइन आपको पे करना होगा इसी नंबर पर। जो भी पे करेंगे तो इसी नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, है ना, ताकि आपको हम ग्रुप में ऐड कर सके। पीछे वाला जो क्लास होगा, अभी तो पहला क्लास आज था, जितने भी मटेरियल होंगे पीछे वाले वो सभी आपको मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो कैसा लगा बताइएगा, और इसमें क्या कुछ बदलाव चाहते हैं ये भी बताइएगा। कल संडे है, कल हम फिर से लाइव आएंगे और आप सभी से रूबरू होंगे, डिस्कशन करेंगे। आज आपकी ये क्लास आप सभी तो देखिए कैसा लगा बताइएगा। कल इसमें हम आंसर को जो दिया हुआ है बगल में आंसर जो दिख जाता है उसको हम हटा देंगे, लेकिन पीडीएफ में हम दे देंगे ताकि आप सभी को याद करने में थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।